नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे आर्यन टीवी नेशनल। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों की एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में कड़ा रुख अपनाया। बिना तैयारी बैठक में पहुंचे अधिकारियों पर मुख्यमंत्री ने सख्त नाराजगी जताई और उन्हें स्पष्ट चेतावनी देते हुए कार्यशैली में सुधार के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को निर्देश दिया कि 15 जून तक लंबित सभी सरकारी घोषणाओं के शासनादेश जारी किए जाए। उन्होंने कहा कि लंबित कार्यों की अगली समीक्षा बैठक 15 जून से पहले की जाएगी, जिसमें प्रगति की विस्तृत समीक्षा होगी। साथ ही सीएम धामी ने विभागों के बीच समन्वय की कमी पर भी नाराजगी व्यक्त की और कहा कि आपसी तालमेल के बिना योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन संभव नहीं है। तो वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी बीजेपी प्रदेश कार्यालय देहरादून पहुंचे, जहां पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत पर विजय उत्सव मनाया। वहीं आपको बता दें, कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाया और झालमुड़ी खाकर खुशी साझा की। सीएम धामी ने कहा कि ये जीत गंगोत्री से गंगा सागर तक बीजेपी के बढ़ते प्रभाव का प्रतीक है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को जीत का श्रेय दिया। साथ ही कार्यकर्ताओं के समर्पण और जनता के विश्वास को इस सफलता की असली ताकत भी बताया। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पुष्कर धामी जिंदाबाद, पुष्कर धामी जिंदाबाद, पुष्कर धामी जिंदाबाद। उधर आईडी देना। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आपके बहुत जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। पुष्कर जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सम्मानित मंच को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आपके बहुत ही ऐतिहासिक दिन, जिस दिन हमने आसाम में तीसरी बार लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। बंगाल में देश की आजादी के बाद ऐसा क्षण आया है कि पूरा भगवा हो गया, यानी कि हमारे राज्य देवभूमि उत्तराखंड की गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक पूरा भगवा ही भगवा हो गया है। पुडुचेरी में भी एनडीए की सरकार बन रही है। तमिलनाडु में भी भाजपा ने एनडीए ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। आज के इस अवसर पर मंच पर आसीन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, जिनके नेतृत्व में हम लगातार अनेक विजय प्राप्त करते जा रहे हैं। आपने देखा, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा के उपचुनाव हो, नगर पालिकाओं के चुनाव हो या हमारे पंचायतों के चुनाव हो, हर चुनाव में हमारी पार्टी ने अपना परचम लहराने का काम देवभूमि उत्तराखंड में हुआ है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी, हमारे संगठन मंत्री आदरणीय अजय जी और हम सबका समय समय पर उत्साहवर्धन करने वाले हमारे बहुत वरिष्ठ नेता और हमारे राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री, भारत सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, राज्यसभा के सांसद, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आदरणीय नरेश बंसल जी, उत्तराखंड सरकार में मेरे साथ कैबिनेट के मेरे सहयोगी आदरणीय खजानदास जी, हमारी पार्टी के महामंत्रीगण कुंदन जी, तरुण जी, विधायक सविता कपूर जी और पूर्व हमारे मंत्री आदरणीय दिनेश अग्रवाल जी, महिला मोर्चा की प्रदेश की अध्यक्ष बहन रुचि भट्ट जी और युवा मोर्चा के अध्यक्ष भाई विपिन मंगोली जी,
मेरे साथ बंगाल के चुनाव में लगातार जिन्होंने पूरे प्रवास की योजना बनाई, आदरणीय विनय रोहिला जी और मंच पर आसीन हमारे सभी पदाधिकारीगण और वहां पर कोऑर्डिनेटर के रूप में 20-25 कार्यकर्ताओं का लगातार नेतृत्व करने वाले भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश के महामंत्री भाई मुलायम सिंह रावत जी, इन्होंने भी वहां पर मैं देखता था कि वहां बड़ा संघर्ष करना पड़ता था। कार्यक्रम लगते थे लेकिन वहां का प्रशासन, वहां की सरकार न तो हमारा हवाई जहाज उन्हें देती थी और कई बार जब हमारी कोई रैली चल रही होती थी, कोई पद यात्रा हो रही होती थी, उसके बीच में वहां किसी नगर पंचायत के, नगर पालिका के कूड़े लाने वाले वाहन बीच में डाल दिए जाते थे। ऐसे समय में हमारे सब कार्यकर्ताओं ने जो उत्तराखंड के थे, उन्होंने वहां पर व्यवस्था बनाने का काम किया। उसमें से मुलायम सिंह रावत जी थे और यहां पर उपस्थित हमारे बहुत ही तेजस्वी भाई देशराज कंडवाल जी और हमारी बहनें यहां पर हैं, महिला मोर्चा की प्रदेश महामंत्री से लेकर सभी पदाधिकारी मेरा जी से लेकर उपस्थित भाइयों एवं बहनों। अब मैं सबका नाम लूंगा तो मुझे लगता है बहुत लंबा हो जाएगा। इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है और हमारे सभी मीडिया के मित्रों, आप भी हैं उधर, एक मिनट, और मंचासीन हमारे दादा उत्तम दा आज तो बहुत है, भालो तो मैं आज के इस अवसर पर आप सभी भाई बहनों का उत्साह देखकर मैं समझ सकता हूं कि आपके मन में किस प्रकार की अनुभूति हो रही है। मैं भी अपनी ओर से आप सबको बधाई देता हूं, आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। और हमारे जितने कार्यकर्ता, अजय टोंकी जी अभी आए थे, आसाम में कई दिनों तक रहे, एक बड़ी टीम आसाम में, हमारे संगठन मंत्री अजय जी के मार्गदर्शन में उन्होंने वहां भी काम किया। उन सब कार्यकर्ताओं को भी बहुत बधाई देना चाहता हूं। और इस जीत में हमारे एक एक कार्यकर्ता का, देश भर के लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। मैं उन सभी कार्यकर्ताओं को हृदय से उनका अभिनंदन करना चाहता हूं जिन्होंने इस विजयश्री, ऐतिहासिक विजयश्री को हम सबको आज उसका अनुभव करवाया, विजयश्री प्राप्त करवाई। तो वहीं देहरादून में प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने अपने कैंप कार्यालय में नाबार्ड पॉली हाउस योजना के अंतर्गत केंद्रीय बैंक डिजिटल करेंसी के माध्यम से अनुदान वितरण प्रक्रिया का विधिवत शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने किसानों के खाते में प्रतीकात्मक रूप से डिजिटल भुगतान कर नई प्रणाली की शुरुआत की। कृषि मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में किसानों की आय दुगनी करने के लक्ष्य को साकार करने में ये पहल महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्होंने बताया कि उद्यान विभाग ने नाबार्ड की RIDF योजना के तहत क्लस्टर आधारित छोटे पॉली हाउस स्थापना योजना में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल भुगतान प्रणाली लागू की है। जो महत्वपूर्ण योजना 304 करोड़ रुपए की है, जिसमें 16,000 पॉलीहाउस लगाने का संकल्प, लगभग 16,000 पॉलीहाउस लगाने का संकल्प हमारी सरकार ने लिया है। इसके लिए नाबार्ड के माध्यम से 304 करोड़ से अधिक की व्यवस्था हमने की है। CBDC के माध्यम से सीधा ये धनराशि किसान के खाते में जाएगी। आज सिंबॉलिक रूप से कुछ किसानों के खाते में हमने उस राशि को डाला है। ये इस बात को दर्शाता है कि हमारी सरकार पारदर्शिता के साथ काम कर रही है। जो सुशासन की हम बात करते हैं वो धरातल पर दिखाई दे रहा है। और क्योंकि इस योजना का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया था, आज डिजिटल क्रांति का युग है। अगर आपको ध्यान होगा कि कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं और जब नीचे लाभार्थी के खाते में पहुंचता है तो 15 पैसे हो जाता है। लेकिन अब जितनी भी राशि स्वीकृत होगी सीधा किसान के खाते में जाएगी। आज उन किसानों को भी मैं शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं जिनके खाते में धनराशि आती है।
तो वहीं देहरादून में अग्निवीर योजना के विरोध में उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व सैनिक विभाग द्वारा चलाए जा रहे राज्यव्यापी आंदोलन का चतुर्थ चरण शुरू हो गया है। इस चरण की शुरुआत कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने आंदोलन यात्रा रथ को हरी झंडी दिखाकर की। वहीं इस मौके पर पूर्व सैनिक विभाग के प्रदेश अध्यक्ष कर्नल राम रतन नेगी ने कहा कि इस आंदोलन में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की सक्रिय भागीदारी रही है। उन्होंने बताया कि अब तक गढ़वाल मंडल में 2 और कुमाऊं मंडल में 1 यात्रा पूरी की जा चुकी है, जिन्हें व्यापक समर्थन मिला है। तो वहीं देहरादून में परिवहन मंत्री प्रदीप बत्रा ने उत्तराखंड परिवहन निगम मुख्यालय कुल्हान का दौरा कर परिवहन सेवाओं और व्यवस्थाओं की विस्तृत समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने बस संचालन, यात्रियों की सुविधाओं और चल रही परियोजनाओं की प्रगति का भी जायजा लिया। मंत्री ने बस अड्डों की निर्माण परियोजनाओं और नए प्रस्तावों पर अधिकारियों के साथ चर्चाएं की और बस सेवाओं की समयबद्धता तथा दक्षता बढ़ाने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यात्रियों को बेहतर और सुविधाजनक परिवहन सेवा उपलब्ध कराना विभाग की प्राथमिक जिम्मेदारी है। तो वहीं देहरादून में जिलाधिकारी ने कालसी क्षेत्रांग विभिन्न विकास एवं आजीविका से जुड़े केंद्रों का व्यापक निरीक्षण किया। उन्होंने विकास और महिला हरिपुर CLF कोल्ड पेस्ट ऑयल यूनिट, कोटी कालसी ग्रोथ सेंटर, अमृत सरोवर और कालसी डेयरी फार्म की व्यवस्थाओं का मौके पर जाकर जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने स्वयं सहायता समूह द्वारा तैयार किए जा रहे उत्पादों की उत्पादन प्रक्रिया, गुणवत्ता और उनकी आजीविका से जुड़े पहलुओं की जानकारियां भी ली। उन्होंने निर्देश दिए कि समूह के उत्पादनों को व्यापक बाजार उपलब्ध कराने के लिए उन्हें गूगल मैप्स पर पंजीकृत किया जाए और आपको बता दें पंजीकृत किया जाए, जिससे उनके उत्पादों की पहुंच और बिक्री दोनों में वृद्धि हो सके। तो वहीं देहरादून के विकासनगर स्थित सब रजिस्ट्रार कार्यालय में जिलाधिकारी समीन बंसल ने औचक निरीक्षण कर बड़ी अनियमितताओं का खुलासा किया है। निरीक्षण के दौरान प्रशासन को कई गंभीर गड़बड़ियां मिली, जिसके बाद कई दस्तावेज तत्काल जब्त कर लिए गए। निरीक्षण में वर्ष 2018, 24 और 25 तक के मूल विलेख पत्र संदिग्ध स्थिति में पाए गए। इन्हें तत्काल कब्जे में लेकर जब्त कर लिया गया। साथ ही जांच में यह सामने आया कि प्रतिबंधित भूमि की रजिस्ट्री किए जाने के मामले भी पाए गए, जो नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। जी के सख्त निर्देश हैं कि जो हमारी सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज हैं, जिसमें हमारे आम नागरिक को फ्रीक्वेंटली अपनी सर्विसेज अवेल करनी होती हैं, जैसे हमारी सोशल सर्विसेज हैं और एक हमारा रजिस्ट्री, जो एक महत्वपूर्ण अंग है न सिर्फ हमारे सरकार के लिए आय अर्जन का, जो हमारी गवर्नमेंट ट्रेजरी है जिससे हम आगे पब्लिक इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, इसी में बहुत सारी इरेगुलरिटीज़ की कंप्लेंट्स अक्सर मिलती हैं। हम कहीं पर कैंप्स करते हैं जन दर्शन में या इंस्पेक्शंस में कि या तो जो प्रतिबंधित हमारे खसरे हैं वहाँ पर रजिस्ट्रीज हो रही हैं फ्रॉडुलेंट वे से, जिनको हम लैंड फ्रॉड्स बोलते हैं। लैंड फ्रॉड्स का सोर्स भी हमारा रजिस्ट्री से ही शुरू होता है। और थर्डली हमारे कर अपवंचन के जितने भी मामले हैं, क्या वो सारे रेफर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं फॉर रिकवरी। तो उसी के दृष्टिगत ये हमारे निरीक्षण का दौर जारी है। पूर्व में भी ऐसे कई रेगुलेटरीज हमारे रजिस्ट्रार ऑफिस में मिली हैं और उसमें कड़ी कार्रवाई की गई है। आज हमारे जो ब्रॉड पॉइंट्स हैं वो हमारी टीम ने रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स और रजिस्टर्स सीज कर लिए हैं और उसके मेमोस तैयार किए जा रहे हैं। तो वहीं देहरादून में जिलाधिकारी सवीन बंसल के निर्देश पर कलेक्टर परिसर में अपर जिलाधिकारी के मिश्रा की अध्यक्षता में जनता दरबार का आयोजन किया गया। इस दौरान आमजन के विभिन्न समस्याओं को गंभीरता से सुना गया और त्वरित समाधान की प्रक्रिया अपनाई गई। जनता दरबार में भूमि विवाद, अवैध कब्जा, अतिक्रमण, मारपीट, स्कूल फीस माफी, आर्थिक सहायता और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी कुल 163 शिकायतें दर्ज की गई। इनमें से कई मामलों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया, जबकि शेष शिकायतों को संबंधित विभागों को अग्रेषित करते हुए शीघ्र और विधि सम्मत कार्यवाही के निर्देश दिए गए।
तो वहीं देहरादून में राज्य के मुख्य सचिव ने ग्लेशियर झीलों की प्रभावी निगरानी और आपदा प्रबंधन प्रणाली को और अधिक मजबूत बनाने पर विशेष जोर दिया है। उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि अर्ली वार्निंग सिस्टम के उपकरणों की स्थापना कार्य को जल्द से जल्द पूरा किया जाए ताकि संभावित आपदाओं से समय रहते बचाव किया जा सके। बैठक में निर्णय लिया गया कि वसुंधरा झील को एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसके तहत ग्लेशियर झील जोखिम न्यूनीकरण के लिए वैज्ञानिक मॉडल तैयार किया जाएगा। साथ ही भूकंप पूर्व चेतावनी प्रणाली की भी विस्तृत समीक्षा की गई। तो वहीं उत्तराखंड के जनपद चमोली की निजमुला घाटी में गौड़ा भरनाली टोक क्षेत्र में आकाशीय बिजली गिरने से बड़ा हादसा हो गया। इस घटना में भारी संख्या में भेड़ बकरियों की मौत हो गई, जिससे पशुपालकों को गहरा नुकसान हुआ है। घटना की जानकारी मिलते ही जिला प्रशासन ने तत्काल कार्यवाही करते हुए राहत और जांच कार्य शुरू कर दिया। वहीं जिलाधिकारी गौरव कुमार के निर्देश पर राजस्व, पशुपालन और वन विभाग की संयुक्त टीम को मौके पर भेजा गया। टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और समन्वित रूप से कार्य करते हुए जांच शुरू की। पशुपालन विभाग के चिकित्सकों ने मृत पशुओं का पोस्टमार्टम किया, जबकि राजस्व और वन विभाग ने घटना के कारणों और नुकसान का आकलन भी किया। फिलहाल बुलेटिन में वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए आरएनटीवी नेशनल के साथ। शिक्षा के क्षेत्र में उत्तराखंड ने अभूतपूर्व प्रगति की है। प्रदेश सरकार ने राज्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करते हुए शिक्षा व्यवस्था में क्रांतिकारी सुधार किए हैं। 840 राज्य के विद्यालयों में हाइब्रिड मोड में वर्चुअल एवं स्मार्ट क्लासरूम का संचालन, 141 पीएम श्री विद्यालय और नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालयों की स्थापना की जा रही है। स्कूलों में खेल के मैदान, स्वच्छ पेयजल और लाइब्रेरी के साथ साथ प्रयोगशालाएं उपलब्ध। कक्षा 6 से 12वीं कक्षा तक के मेधावी छात्र छात्राओं को मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना के तहत हर महीने 600 से 1200 रुपए तक की छात्रवृत्ति देने का निर्णय हो या आपदा, महामारी एवं दुर्घटना के कारण अनाथ बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था करना हो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार बेहतर शिक्षा से छात्र छात्राओं के भविष्य को दे रही है मजबूत आधार। विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं की सफलता से नौनिहालों में साक्षरता, उच्च शिक्षा और कौशल विकास में शानदार सुधार हो रहा है। माध्यमिक विद्यालयों की संख्या में 52% की बढ़ोतरी। प्रदेश में माध्यमिक विद्यालयों की संख्या बढ़कर हुई 5288, इंटर कॉलेज बढ़कर हुए 3801, डिग्री कॉलेज हुए 124, पॉलिटेक्निक की संख्या 71, ITI 238, इंजीनियरिंग कॉलेज 29 हुए। शिक्षा विभाग में 11,500 से अधिक नियुक्तियां दी और 3,500 से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है। ज्ञान के प्रकाश से होंगे अब हर सपने साकार। शिक्षा को सर्वसुलभ बना रही प्रदेश सरकार। प्रदेश सरकार के बेहतरीन प्रयासों और कल्याणकारी योजनाओं से आज राज्य में कृषि उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ किसानों की आय भी बढ़ी है। उत्तराखंड के मिलेट को सुपर फूड के रूप में बड़ा बाजार और विशेष पहचान देते हुए मिलेट न्यूट्री हब बनाने की दिशा में सरकार तेजी से काम कर रही है। नई मिलेट नीति के तहत मंडुआ, झंगोरा, कौड़ी, चीणा और रामदाना जैसी पौष्टिक फसलों को बड़े स्तर पर प्रोत्साहन दिया जा रहा है, जिससे किसानों को अपनी उपज का बेहतर मूल्य प्राप्त हो रहा है। बोए गए क्षेत्र का सिंचित हिस्सा बढ़कर 55% हुआ। सिंचाई क्षमता बढ़कर 1020 हेक्टेयर पहुंची। खाद्यान्न उत्पादन बढ़कर 19.40 लाख मीट्रिक टन हुआ। तिलहन उत्पादन 22,157 मीट्रिक टन, 53% की हुई वृद्धि। गन्ने की औसत उपज बढ़कर 884 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक पहुंची।
जैविक खाद का उत्पादन 4.72 लाख मीट्रिक टन तक पहुंचा। कृषि उत्पादन से लेकर विपणन तक सहायता प्रदान करने के साथ ही किसानों को खाद, बीज और उपकरणों की खरीद पर सब्सिडी दी जा रही है। किसानों की समृद्धि के साथ सर्वोत्तम उत्तराखंड का सपना पूरा करते हुए प्रदेश सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हुए फल, पुष्प, सब्जी और मसाला क्षेत्रफल विस्तार, मशरूम उत्पादन और पॉली हाउस निर्माण में जहां नई पहचान दे रही है, वहीं कृषि क्षेत्र में भरपूर बजट देकर किसानों की खुशहाली की राह को आसान बनाया है। संवर रही खेती, निखर रही किसानी, आर्थिकी का जरिया बन रही बागवानी। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए रुक करते हैं खबरों का, जहां शहर में सड़क सुरक्षा को लेकर ट्रैफिक पुलिस ने सख्त रुख अपनाते हुए शिवालिक नगर चौक पर सघन चेकिंग अभियान चलाया। इस अभियान के तहत नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर कड़ी कार्यवाही की गई। चेकिंग के दौरान पुलिस टीम ने संदिग्ध वाहनों को रोककर उनके दस्तावेजों की गहन जांच की। इस दौरान बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट और अधूरे दस्तावेजों के साथ चल रहे कई वाहन चालकों के चालान काटे गए। वहीं गंभीर अनियमितताएं पाए जाने पर कुछ वाहनों को सीज भी किया गया। ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों ने आम जनता से अपील की कि वे यातायात नियमों का पालन करें ताकि हादसों पर नियंत्रण पाया जा सके और शहर में यातायात व्यवस्था सुचारू बनी रहे। उसने स्पष्ट किया कि अभियान भी लगातार जारी रहेगा, लोगों के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। तो उत्तराखंड के पिथौरा में तड़के झूला मार्ग पर गुना को गड्ढा से 12 किलोमीटर गांव के समीप कमांडर जीप अनियंत्रित होकर में जागी। दुर्घटना में एक युवक की मौत हुई जबकि 3 अन्य लोग घायल हो गए। सुबह सूचना मिलते ही एसडीएम टीम तत्काल मौके के लिए रवाना। मुख्यालय प्रवेश नगर के नेतृत्व पहुंची टीम ने पाया कि वाहन लगभग 150 मीटर गहरी खाई में गिरा था। में 4 लोग सवार थे। एक आपराधी जो विवाह समारोह से लौट रहे थे। तो वहीं अवैध निर्माण के खिलाफ सख्ती दिखाते हुए मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने ऋषिकेश क्षेत्र में बड़ी कार्यवाही की है। हरिद्वार रोड स्थित एक बहुमंजिला अवैध निर्माण को सील कर दिया गया, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। ये कार्यवाही एसडीएम ऋषिकेश के निर्देश पर प्रशासन और एमडीडीए की संयुक्त टीम द्वारा की गई। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने आपको बता दें, निर्माण कार्य को तत्काल प्रभाव से बंद कराते हुए पूरी इमारत को सील कर दिया। कार्यवाही के दौरान भारी पुलिस बल भी तैनात रहा और पूरी प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से पूरी की गई। प्राधिकरण के अनुसार संबंधित निर्माण बिना स्वीकृत मानचित्र के और नियमों के विपरीत किया जा रहा था। तो वहीं उत्तराखंड के केदारनाथ धाम क्षेत्र में भारी बर्फबारी और कड़ाके की ठंड के बीच राज्य आपदा आपको बता दें, प्रतिवादन बल ने 2 अलग अलग स्थानों पर त्वरित रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर बीमार तीर्थ यात्रियों की जान बचाई। कठिन मौसम और दुर्गम परिस्थितियों के बावजूद टीम ने समय पर पहुंचकर राहत कार्य किया। पहली घटना में चौकी बेस कैंप केदारनाथ में सूचना मिली कि हेलीपैड के पास एक बुजुर्ग तीर्थयात्री की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ टीम हेड कांस्टेबल जितेंद्र सिंह के नेतृत्व में मौके पर पहुंची। टीम ने पैरा मेडिक्स ने तुरंत प्राथमिक उपचार दिया और स्थिति गंभीर होने पर 70 वर्षीय आशाराम निवासी मध्य प्रदेश को स्ट्रेचर के माध्यम से सुरक्षित निकालकर श्री केदारनाथ से सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है।
तो वहीं उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में यात्रा के दौरान कुछ श्रद्धालुओं की तबीयत अचानक बिगड़ने पर जिला प्रशासन रुद्रप्रयाग ने त्वरित कार्यवाही करते हुए उन्हें हेलीपैड के माध्यम से सुरक्षित नीचे भिजवाया। खराब स्वास्थ्य वाले यात्रियों को तुरंत एयरलिफ्ट कर बेहतर इलाज के लिए निचले क्षेत्रों में भेजा गया। साथ ही आपको बता दें, उन्हें भेजने के बाद रेस्क्यू अभियान में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और डीडीआरएफ की टीमें लगातार सक्रिय रही। इन टीमों ने बीमार यात्रियों को चिकित्सालय में हेलीपैड तक सुरक्षित पहुंचाया और उन्हें हेलीकॉप्टर में बिठाकर आवश्यक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई। तो वहीं देहरादून स्थित एसडीआरएफ वाहिनी मुख्यालय जौलीग्रांट में नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस द्वारा आयोजित समता विकास कार्यक्रम के तहत श्रीलंका से आए 40 सदस्य सिविल सर्वेंट्स के प्रतिनिधि मंडल ने अध्ययन भ्रमण किया और साथ ही आपको बताते चले, इस दौरान एसडीआरएफ की टीम त्वरित कार्य करती भी नजर आई। जनपद अल्मोड़ा में एक दुखद घटना सामने आई है, जहां 4 दिनों से लापता चल रहे एक आरक्षी का शव गहरी खाई से बरामद किया गया। एसडीआरएफ की रेस्क्यू टीम ने कठिन परिस्थितियों में यह ऑपरेशन सफलतापूर्वक पूरा किया। तो वहीं देहरादून में दून पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए अंतर्राष्ट्रीय ठग गिरोह के सरगना को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी स्वयं को एक राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी का निजी सचिव बताकर नेताओं और जनप्रतिनिधियों को झांसे में लेकर ठगी करता था। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। बने रहिए आरएनटीवी नेशनल के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।